दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, डेमोक्रेसी कोई आसमान में उड़ती हुई चिड़िया नहीं है जिसे अगर आप दूर से देखें तो पहचान ना पाएं और जब वो नजदीक आ जाए तो आप जान पाएं कि हाँ, ये चिड़िया है। दरअसल डेमोक्रेसी का मतलब तो किसी भी देश के लिए यही होता है कि वह देश के किसी भी हिस्से में रह रहा हो, दिल्ली से चाहे जितनी दूर हो, यानी राजधानी से जितनी दूर हो, सत्ताधारियों से जितनी दूर हो, लेकिन गवर्नेंस के जरिए उसके भीतर यह एहसास आ जाए कि हां, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब चुनाव नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब तो उस चुनाव के बाद की उन परिस्थितियों को बनाना होता है जिसके बाद वाकई व्यक्ति महसूस कर सके कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के कोई ना कोई सरोकार उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत के भीतर में मौजूदा वक्त में चाहे प्रांत के देश के अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली की सीमा तक पहुंच गए हों, लेकिन किसानों की भीड़ को देखकर, उनके संघर्ष और आंदोलन की तरफ से आंख मूंद कर अगर राजनीतिक सत्ता ये कहे आप हमें लोकतंत्र ना सिखाइए, तो हमें लगता है कि आज का दिन शायद इस देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि लोकतंत्र को भारत के भीतर में जिस रूप में गढ़ा गया वो सिर्फ आजादी के बाद चुनाव होना भर नहीं था। चुनाव तो हर 5 बरस में होते रहे इस देश के भीतर में, लेकिन क्या चुनाव के बाद इस देश के भीतर में अगर शिक्षण संस्थान नहीं बनते, हेल्थ सेंटर नहीं बनते, इंडस्ट्रीज खड़ी नहीं होती, एग्रीकल्चर आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान ना देता, इस देश के भीतर में ध्यान ही नहीं दिया जाता कि दरअसल कैसे इस देश के नागरिकों को आगे बढ़ना है और जिंदगी जीनी है, तो फिर लोकतंत्र का मतलब तो सिर्फ चुनाव ही होता। शायद मौजूदा वक्त में चुनाव की जीत को लोकतंत्र का आखिरी पाठ मान लिया गया है। शायद इस देश के भीतर में चुनाव कराना ही लोकतंत्र मान लिया गया है और देश में जनता या नागरिक अगर एक वोट डाल दे तो इस बात का एहसास उस नागरिक को कराने की स्थिति में मौजूदा सत्ता आ गई है कि लोकतंत्र यही है, इसके आगे पीछे मत देखो, इसके बाद जो भी राजनीतिक सत्ता कहेगी और करेगी वही लोकतंत्र है। क्या वाकई चुनाव ही लोकतंत्र है? और अगर ऐसा है और चुनाव में जीत का मतलब और हार का मतलब लोकतंत्र की परिस्थितियों को ही जीना है, तो शायद मौजूदा वक्त सबसे बेहतर है। फिर यकीन जानिए, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में 1947 के बाद से हुआ ही नहीं है जिसने सिर्फ और सिर्फ चुनाव को जिया है, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनावी रैलियां होती हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव ना हो। इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स तक उस चुनाव में अपने आप को झोंक देते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र तो यही है। क्या वाकई लोकतंत्र यही है? हमें लगता है कि आज आपको शायद एक ऐसे राजनीतिक सफर पर लिए चले, उस राजनीतिक सफर के मायने मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो या कार्ल मार्क्स ये नहीं है। इन सारी परिस्थितियों में तो आपको डेमोक्रेसी की परिभाषा अपने अपने तरीके से मिलेगी। मैकियावेली ने अपने तौर पर कहा कि राजा के पास सारे अधिकार होने चाहिए। हॉब्स ने उसमें इस बात के संकेत दिए, नहीं, जिनके पास पूंजी है वही राजा को चुनेंगे। लॉक ने इसके बाद उसको विस्तार दिया और उसने उसमें मिडिल क्लास को भी जोड़ा। रूसो ने तो सभी नागरिकों को वो अधिकार दिए जिसके जरिए वो अपने राजा को चुन सके और डेमोक्रेसी का पाठ ये हो कि जनता द्वारा चुना गया शख्स हो। कार्ल मार्क्स ने इसमें वर्ग संघर्ष देखा। जिसके पास पूंजी होगी वह अपनी सत्ता को अपने अनुकूल बनाने की दिशा में बढ़ेगा, तो वर्ग संघर्ष होगा, गरीबों को लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन हमें लगता है 1947 के बाद से भारत को जिस रूप में बनाया गया उसमें सिर्फ चुनाव का एनालिसिस कीजिएगा आज की तारीख में तो बेस्ट दौर को आप जी रहे हैं। लेकिन 1947 से लेकर 2014 तक की परिस्थितियों में अगर आप ये मानेंगे कि शिक्षा संस्थानों का होना, हेल्थ सेक्टर का होना, इंडस्ट्रीज का होना, एग्रीकल्चर का पनपना, सर्विस सेक्टर का आगे बढ़ना, कम्युनिकेशन की दिशा में काम होना, यानी हर क्षेत्र में किस रूप में कोई भी राजनीतिक सत्ता लोगों के साथ जुड़कर काम करती हो, तो फिर शायद मौजूदा वक्त सबसे कमजोर पड़ेगा इसी लोकतंत्र की परिभाषा तले। और शुरुआत कहां से की जाए, 1947 से या 2020 से? हमें लगता है कि मौजूदा वक्त से ही शुरुआत करें, क्योंकि किसान इस देश के भीतर में जब आंदोलन कर रहे हैं तो यकीन जानिए इस देश के एग्रीकल्चर को भी उस पूंजी वाले हाथों में
थमाने की तैयारी है, जो इससे पहले एक एक कर 1947 के बाद से इस देश के तमाम प्रधानमंत्रियों ने जो भी इस देश को दिया उसको निजी हाथों में बेचने का काम इस दौर में सिर्फ वही काम हुआ है और दूसरा कोई काम नहीं हुआ है। हम आपको सफर पर ले चलें, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए। पीएमओ के डॉक्यूमेंट्स को जब आप टटोलना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकारी मिलेगी कि हर तीसरे दिन प्रधानमंत्री इस देश में यात्रा पर निकलते रहे, हर तीसरे दिन। मई 2014 में नरेंद्र मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने और दिसंबर 2019 तक, यानी लगभग 67 मंथ्स, 67 महीनों में प्रधानमंत्री ने इस देश के भीतर में 630 यात्राएं की, यानी हर महीने लगभग 9.5 यात्राएं, यानी हर तीसरे दिन एक यात्रा वो कर रहे थे। आप कहेंगे यात्रा करने में क्या जाता है, तो हमें लगता है कि यात्रा करने में जाए या ना जाए, लेकिन कुछ बातों को समझिए। इस देश के भीतर में किसी भी राज्य में चुनाव हो, प्रधानमंत्री की मौजूदगी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दर्जनों बार होती रही। रैलियों को संबोधित करते रहे, वो कोई भी राज्य हो सकता है। और जब लोकसभा का चुनाव था उसमें तो उन्होंने सेंचुरी मार दी जी, 101 यात्राएं की मार्च, अप्रैल, मई, इस 3 महीने में पिछले बरस। जब हम इस पीएमओ के डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो पता चलता है कि जब उससे बिहार में चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री 4 बार रैली करने बिहार गए। इस दौर में महामारी थी, लॉकडाउन था, भूला जा सकता है उसे। हरियाणा में चुनाव थे तो 5 बार चुनाव रैली को संबोधित करने गए, उससे पहले माहौल बनाने के लिए 2 बार गए। महाराष्ट्र में चुनाव थे पिछले बरस, 5 बार गए, उससे पहले 4 बार गए, कभी किसी का उद्घाटन, कभी किसी चीज का ऐलान, इसके लिए 4 बार गए। ये सभी अनऑफिशियल यात्राएं थी, यानी सरकारी यात्राएं नहीं थी। ये प्रधानमंत्री चुनावी मानसिकता के साथ यात्रा कर रहे थे। झारखंड में उन्होंने 6 बार गए, 3 बार उससे पहले गए, जिससे एक माहौल बन जाए कि प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए क्या क्या किया है। इस फेरिस्त को जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपके जहन में आएगा कि लोकसभा के चुनाव में मई के महीने में पिछले बरस प्रधानमंत्री ने 34 यात्राएं की सिर्फ चुनाव के लिए। अप्रैल के महीने में 59 यात्राएं की, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, असम, सभी जगहों पर गए। मार्च में 8 यात्राएं की। हम जब इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं और 2020 भी आता है तो 2020 में भी इस महीने दिसंबर के महीने में वो सिर्फ गुजरात गए हैं, जबकि पिछले महीने वो बनारस गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र गए, तेलंगाना गए, राजस्थान गए और कमोवेश हर महीने इस रूप में वो घूमते रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस देश में चुनाव के जरिए राजनीतिक सत्ता अगर मिल जाए तो आप तानाशाह हो सकते हैं क्या? तानाशाह शब्द का इस्तेमाल इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि इस देश के भीतर में क्या इस दौर में कोई भी ऐसा काम हुआ है जो करना चाहिए था सत्ता को? हमें लगता है अब आपको 1947 से यात्रा करते हुए 2020 तक आते हैं। अगर आप 1947 में इस देश की आज़ादी के बाद जब नेहरू की पहली कैबिनेट थी, जो नेशनल कैबिनेट थी, उस कैबिनेट को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले नेपा, एक मैन्युफैक्चरिंग जो कंज्यूमर गुड्स से जुड़ी हुई थी, मध्य प्रदेश उसका हेडक्वार्टर था, इसको पीएसयू के तौर पर पहला ऑर्गेनाइजेशन यही था इस देश के भीतर में, नेपा नाम का। ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक इंटरप्राइजेज में आता था और संयोग से उसके मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा से निकले, जो जनसंघ से जुड़े, जो सरकार के साथ खड़े थे, उन्होंने ही उस वक्त सबसे पहला काम किया कि पीएसयू को बनाया। मौजूदा वक्त में इस सरकार ने एक भी पब्लिक सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं किया है, उल्टे उसके डिसइन्वेस्टमेंट की दिशा में बढ़ गई है, जहां पर सिर्फ उसने बेचा है। तो देश में लोकतंत्र का मतलब क्या होगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो पुरानी चीजें थी उसको बेच रहे हैं? जब आप बेच किसे रहे हैं यह भी समझना चाहिए। जिस समय नेशनल गवर्नमेंट थी उस समय दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी थी, शनमुगम शेट्टी साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनके यहाँ के नौकरशाहों ने एक बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार की कि इस देश में इंश्योरेंस कंपनी की क्या ज़रूरत है। और जिस ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी को 1948 में बनाया गया, आज की तारीख में सरकार उसे अब ख़त्म करने की स्थिति में है। ये तो संयोग है कि इस दौर में कुछ कंपनी बिक खरीदी नहीं जा पा रही हैं, लेकिन वह इंश्योरेंस कंपनी आज घाटे में चल रही है, इससे पहले कभी घाटे में नहीं थी। दामोदर वैली कॉरपोरेशन भी 1948 में बना, उस समय नरहार विष्णु गाडगिल मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड माइंस थे। उनकी भी रिपोर्ट को अगर पढ़िएगा तो बताते हैं कि देश को
गढ़ने के लिए और इस देश में डेमोक्रेटिक तरीके से लोग क्यों कैसे रहेंगे, इस पर उन्होंने काम करते हुए बताया। और दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए थी और कोलकाता उसका हेडक्वार्टर था, उसके जरिए उन्होंने कुछ भारत के गढ़ने का जिक्र किया। और आईटीआई जो कि रफ़ी अदमी किदवई साहब जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से जुड़े हुए थे, इसको क्षेत्र में जब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आईटीआई की लगाई तो भी उन्होंने संकेत दिया कि इसके मतलब क्या होंगे। सवाल यह है कि इसके बाद जब आप सफर पर निकलेंगे प्रधानमंत्री दर प्रधानमंत्री, नेहरू राजनीतिक सत्ता जीत कर आए तो सबसे पहले उन्होंने 1952 में भारत पेट्रोलियम ही बनाया, जिसे मौजूदा सरकार बेचने की स्थिति में है, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए है और इसी देश के एक कैपिटलिस्ट उसे खरीदना चाहते हैं। कल्पना कर रहे हैं, एक कैपिटलिस्ट की ताकत इस देश की राजनीतिक सत्ता से ज़्यादा बड़ी और बेहतरीन हो गई, यह तो स्थिति हो गई है। लेकिन नेहरू ने अपने दौर में लगभग 33 पीएसयू खड़े किए, पब्लिक सेक्टर खड़े किए। लाल बहादुर शास्त्री ने 6 पब्लिक सेक्टर खड़े किए, उसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी है, उसमें ओएनजीसी भी है, उसमें सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी है। इंदिरा गांधी ने पहले टर्म में इमरजेंसी तक 46 पीएसयू खड़े किए और इमरजेंसी के काल में भी उन्होंने कोल इंडिया जो माइनिंग का पूरा क्षेत्र था उसको नेशनलाइज किया, तो उन्होंने सीसीएल बनाया, ईसीएल बनाया, डब्ल्यूसीएल बनाया। लेकिन आज की तारीख में ये सभी घाटे में चले गए हैं। जनता पार्टी के दौर में भी 10 पीएसयू खड़े किए गए, उसमें हिंदुस्तान फर्टिलाइजर भी है और कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी। इंदिरा गांधी दोबारा जब सत्ता में लौटी तो 17 पीएसयू और खड़े किए, उसमें ऑयल इंडिया भी उन्होंने खड़ा किया। राजीव गांधी ने भी 16 पीएसयू खड़े किए, जिसमें न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 87 जो है, इसको भूलना नहीं चाहिए, 87 में इन्होंने क्रिएट किया था। पीवी नरसिम्हा राव ने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म किया और डिसइन्वेस्टमेंट भी शुरू किया उन्होंने ही, लेकिन उन्होंने भी इस देश में 13 पीएसयू खड़े किए। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन उन्होंने भी 19 पीएसयू खड़े किए हैं। मनमोहन सिंह ने भी 24 पीएसयू खड़े हैं, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार ने एक भी पीएसयू खड़ा नहीं किया। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये है कि इस देश के भीतर में जो भी अलग अलग सेक्टर थे, उन सेक्टर की तरफ अगर आप देखना शुरू कीजिएगा तो आज की तारीख में सिर्फ एग्रीकल्चर ही बचा हुआ था जो कि निजी हाथों में नहीं था। आपने इस दौर में रेल को ख़त्म किया, पोर्ट बंदरगाहों को ख़त्म किया, हवाई अड्डों को ख़त्म किया, कम्युनिकेशन को ख़त्म किया, आपने इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म किया, तमाम पीएसयूज़ को बेचे, आपने न्यूक्लियर सेक्टर ख़त्म किया, आपने डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की चीज़ें स्थिति नाजुक कर दी। ये सारी चीज़ें हैं कि हमसे नहीं चलेगा। तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? सिर्फ चुनाव जीतना डेमोक्रेसी का मतलब है? हमें लगता है कि यहाँ एक बात और समझनी चाहिए। इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी का मतलब मान लिया गया है कि जो सेंटर की पावर रहेगी उसके पास समूची ताकत हो। इस समूची ताकत का मतलब यह है कि फेडरल सिस्टम भी खत्म हो जाए। जीएसटी लाया गया एक देश एक कानून कह के, कृषि कानून लाया जा रहा है एक देश एक बाजार कह के। इस देश के भीतर में बार बार शोर उठता है कि एक देश एक टैक्स, एक देश एक बाजार, एक देश एक जांच एजेंसी सीबीआई ही रहे, एक देश एक कानून। सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से काम करे और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव किसका काम करेगा, अब ये बताने की जरूरत बार बार होती नहीं है। इसका जिक्र बहुत साफ तौर पर जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन भी अब आवाज उठाने लगा है एक देश एक चुनाव। बीजेपी भी धीरे धीरे कहने लगी है एक देश एक पार्टी। यानी इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे इस देश के भीतर में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो जाए। और जब हम किसान और एग्रीकल्चर कानून का जिक्र करते हैं तो हमें लगता है क्या ये देश पहली बार एक ऐसे टकराव की दिशा में जा रहा है? क्योंकि चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन देश के भीतर में बड़े सारे ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी शासित नहीं है और उनकी तादाद बीजेपी शासित राज्यों से ज़्यादा है। तो वह देश के भीतर ही है और उन राज्यों से जब यह आवाज़ आती है कि डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या माना जाए? मसलन प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी को नहीं जी रहे हैं। यह एक लंबी फहरिस्त है जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों जगह कांग्रेस की सत्ता। महाराष्ट्र, झारखंड, जहाँ पे कांग्रेस के समर्थन से बनी हुई राजनीतिक सत्ता। पश्चिम बंगाल टीएमसी है। केरल, वहाँ पर वामपंथी गठबंधन काम कर रहा है।
तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, इन तमाम जगहों पर डेमोक्रेसी को लेकर एक अगर सवाल है तो क्या ये माना जाए कि डेमोक्रेसी की परिभाषा जो दिल्ली में कही जाती है और डेमोक्रेसी की परिभाषा दूसरे राज्यों में कही जाती है वह अलग अलग है। स्थिति तो यह भी आ गई कि सेंट्रल एजेंसी के जरिए भेजी जा रही जो भी तारीख है या जो भी नोटिस है उसको भी अब स्टेट इग्नोर करने लगे हैं। तो इसके मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है, हमारे देश के भीतर में डेमोक्रेसी स्टेक पर इसलिए ला दी गई कि राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखना है और राजनीतिक सत्ता को अपने हिसाब से परिभाषित करना है। हमें लगता है इन बातों को जिक्र हम इसलिए करना चाहते हैं। और पंजाब के संदर्भ में एक चीज़ और आपको हम बताएं, 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था, अकाली दल ने बड़ा मंथन किया था। उन्होंने क्या कहा था? आनंदपुर प्रस्ताव को अगर आप देखिएगा तो उन्होंने कहा था कि सेंटर के हाथ में सिर्फ 5 चीजें रहनी चाहिए, डिफेंस, फॉरेन, कम्युनिकेशन, संचार, रेलवे और करेंसी यानी मुद्रा, ये 5 चीजें रहनी चाहिए, बाकी स्टेट का पावर होना चाहिए। लेकिन इस दौर में देखिए, रेलवे केंद्र के हाथ में है तो उसने बेच दिया, माइनिंग केंद्र के हाथ में है तो उसने सेल कर दिया, पोर्ट केंद्र के हाथ में है तो उसने सेल कर दिया, एयरपोर्ट केंद्र के पास था उसने प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया, बैंक्स केंद्र के पास थे उसने कुछ मर्जर किया, कुछ फॉरेन बैंकर्स को बेच दिया, जो हाल में लक्ष्मी वैश्य बैंक बेच दिया गया है या उनको सौंप दिया गया है। उसके बाद आई है यूनिवर्सिटीज़ को भी प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया, हेल्थ सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया। और इस लिहाज से देखिए तो कम्युनिकेशन भी चला गया प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर जियो निकल कर आ रही है, इससे इनकार कतई नहीं है। और बचा है सिर्फ एग्रीकल्चर, उसको भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने की तैयारी है। इसका मतलब यह है कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी सेंटर को राइट्स मिले, सेंटर के पास अधिकार थे, उसने ना सिर्फ उसको औने पौने दाम में पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया जिनके पास पैसा था, जिसको आधुनिक भाषा में इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, कॉरपोरेट, कुछ भी आप कह सकते हैं, बड़े बड़े घराने जो रईस घराने, उनमें भी जो सरकार के साथ खड़े थे उनको सेल कर दिया गया। यानी जिसे सरकार को चलाना था वह भी सेल कर दिया गया। डिफेंस में भी अब 100% एफडीआई आ गया। एफडीआई का मतलब ये कतई नहीं है कि हम बाहर से पूंजी ले आएंगे और उसको अपने जरिए बनाएंगे, जी नहीं। किसी ने भी आपको कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी है डिफेंस के क्षेत्र में, और वो कैसे प्रभावित होगा ये दुनिया के बहुत सारे देशों में जहां जहां 100% एफडीआई के जरिए डिफेंस डेवलप है, उस स्टेट के गवर्नेंस को देखकर समझा जा सकता है। रशिया एक बेहतरीन उदाहरण है, पुतिन उसके एक बेहतरीन उदाहरण है, इससे कतई इनकार नहीं है। चाइना एक बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है। भारत में 1 पार्टी सिस्टम नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि 1 पार्टी सिस्टम हो जाए। चाहने से देश नहीं चलेगा। यानी इस देश में वेलफेयर स्टेट की फिलॉसफी खत्म हो जाए, इस देश में हमको सब्सिडी ना देनी पड़े, इस देश के भीतर में गवर्नमेंट का काम सिर्फ निगरानी रखना हो कि हम निगरानी रखेंगे सब कोई ठीक तरह से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यानी हमको कट मिलेगा, हमको टैक्स मिलेगा और उसके जरिए हम अपनी गवर्नेंस को जिंदा रखेंगे और राजनीतिक सत्ता का खूब उपभोग करेंगे। यही स्थिति है गवर्नेंस की तत्काल में। क्योंकि इस देश को अगर आप मोनेटाइज करने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं, जो शायद मोदी सरकार की फिलॉसफी है कि सब चीज़ मोनेटाइज कर दीजिए, सारी चीज़ मोनेटाइज करके हर किसी को टैक्स के दायरे में ले आइए, हर पॉलिसी को देखिए, उसमें इस देश के भीतर में इस बात को देखा ही नहीं गया कि इस देश में एक बड़ी तादाद बहुत गरीब है। एक तादाद के पास तो इतनी संपत्ति है कि वह दुनिया के मानचित्र पर भी रईस होने का तमगा लिए ढोती है, लेकिन दुनिया के मानचित्र पे जो भूखे नंगे लोग हैं उनकी तादाद भारत में सबसे ज़्यादा है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। लेकिन हम सबके लिए एक जैसी पॉलिसी बनाएंगे और फिर कहेंगे कि कॉम्पिटिटिवनेस है, स्वस्थ प्रतियोगिता है। ऐसा होता नहीं है, ये मोनोपोली की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। और मोनोपोली का मतलब होता है ऑथोरिटेरियन सत्ता। यही तानाशाही की पहचान होती है। राजनीतिक तौर पर चुनाव को कराना लोकतंत्र को जीना भर या उसका एसेंस भर है। उसके बाद की परिस्थिति क्या होती है, हमको लगता है यह तो जम्मू कश्मीर के चुनाव से भी समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर चुनाव इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव में जितनी जगहों पर बीजेपी को जीत मिली, उतनी जगहों पर बीजेपी को जितने वोट मिले, अगर आप उसे भी देखना शुरू करेंगे तो और 2015 के चुनाव,
2019 के चुनाव, 2015 जो विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए थे और 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, जिन 5-6 जगहों पर बीजेपी को जीत मिली है, वहाँ पर परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी के इन 2 चुनाव की स्थिति में कम हो गया है। बीजेपी 2014 में भी यहाँ पर लोकसभा चुनाव जीत कर आई थी, जिन जगहों पर जीत मिली है, विधानसभा भी जीता था उसने। फिर ऐसा क्या है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज उनका कम हो गया? लेकिन प्रोपेगेंडा करने अगर आपके साथ मीडिया जुड़ा हुआ है तो आप प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, और प्रोपेगेंडा करने की परिस्थिति में आप ये नहीं जान पाएंगे कि दरअसल क्या सही है क्या गलत है। हम इस बात का जिक्र इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि भारत मौजूदा वक्त में शायद सबसे अलग स्थिति ना कहिए, सबसे निचली स्थिति में आकर खड़ा हुआ है। भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वह 130 देशों में, भारत 189 देशों में 131वें नंबर पर है। भारत की स्थिति ये है। जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है भारत का, वह 162 देशों में 142वें नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है वह 142वें नंबर पर है 180 देशों में। आप कहेंगे पहले क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी के दौर को अगर आप लेते हैं, एक बेसिक लाइन खींचते हैं 2003-4 की, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स भारत में उस समय 102 नंबर पर था, आज 142 नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम उस समय 120 नंबर पर था, आज 142 नंबर पर है। सवाल है, इस देश के भीतर में अगर आपने कुछ डेवलप किया ही नहीं है तो स्थिति कैसे नाजुक होगी, यह अनएम्प्लॉयमेंट रेट से भी समझा जा सकता है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट आज की तारीख में सबसे ज़्यादा है। 2020-21 के अगर पहले 2 क्वार्टर को देखिएगा तो फर्स्ट क्वार्टर में तो लगभग 18.9% था, सेकंड क्वार्टर में 7.3% था। रेशियो निकलेगा लगभग 13%। इससे पहले देखिएगा तो 2004-05 में 2.3% था, लगभग 4-5% रहा है, इतना ज़्यादा कभी नहीं रहा है। अब इसके बाद वह परिस्थिति में आइए तो क्या ये मान लिया जाए कि कॉरपोरेट को इस देश के भीतर में जितना इंडस्ट्रियलिस्टों से कमाना था या इंडस्ट्री से डेवलप होना था वह हो गया? अब नज़र उसकी एग्रीकल्चर पर है, अब उसकी नज़र उन स्टेट्स पर है जो अंडर डेवलप हैं। उसमें बिहार है, उसमें झारखंड है, उसमें पश्चिम बंगाल है, उसमें उड़ीसा है, उसमें मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन को भी मोनेटाइज करना है, यहाँ के माइनिंग को भी अपनी हाथ में लेना है और उसके ज़रिए उस कच्चे माल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना भी है। आपको जानकर यह हैरत होगी कि जब हम डेमोक्रेसी का किसी देश के बारे में बात करते हैं तो वह देश अपनी संपत्ति को अपने लिए जीता है, लेकिन भारत ऐसा देश है जहां पर यहाँ के खनिज संसाधनों की लूट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। बेल्लारी से लेकर झारखंड तक के इलाकों में इस देश के भीतर में बीते 6 बरस में कितने लाख करोड़ रुपए के कच्चे माल को बाहर भेज दिया गया और बड़े बड़े कॉरपोरेट के जरिए बेचा गया और उनका नेटवर्थ बढ़ता चला गया। यह डेमोक्रेसी किस तरीके की है? इस डेमोक्रेसी को जीतने की परिस्थिति में, चाहे आप गुजरात में चुनाव जीत रहे हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रहे हो, अब पश्चिम बंगाल में भी जीतना चाहते हो, तो जहां पर आपने चुनाव जीता है वहां की पर कैपिटा इनकम, वहाँ पर रोजगार की परिस्थितियाँ, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ की परिस्थितियाँ, वहाँ की क्या बेहतर हो गई? इसका मतलब ये है कि 1947 के सफ़र से चलकर 2014 तक का सफ़र इस देश के भीतर में, लोकतंत्र के भीतर में एक जनता के साथ सरोकार को बनाए हुए था। मौजूदा वक्त में जब हमने चुनाव को महत्वपूर्ण मान लिया है तो चुनाव जीतना अगर महत्वपूर्ण है तो चुनाव जीतने की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना कितना मुश्किल होगा? क्या ये भी कर लिया गया है जिसका जिक्र बार बार ईवीएम के जरिए होता है? ईवीएम के जरिए चुनाव अगर जीता जाता होता तो क्या इस देश के भीतर में विरोध और विद्रोह ना हो जाता? ये सवाल आप पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल आप ये कह सकते हैं कि चुनाव देकर जब हमने ही जिताया है तो आप उस राजनीतिक सत्ता पर सवाल क्यों कर रहे हैं? तो उसका जवाब सबसे बड़ा ये है कि इस देश के भीतर में अगर 58% लोग खेती पर निर्भर हैं, इस देश के भीतर में अगर 60 से 65% लोग अप्रोक्ष तौर पर, यानी लगभग 7 से 10% और उसमें बढ़ोतरी हो गई, जो कृषि इकोनॉमी पर ही निर्भर कर रहे हैं, और इस देश की जीडीपी में अगर रूरल इंडिया का योगदान जीडीपी में 48% है और वहाँ की स्थिति बीते 6 बरस के भीतर में लगभग 3% नीचे चली गई है, तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा? शायद ये सारे सवाल
इसलिए जरूरी हो गए हैं क्योंकि अब लोकतंत्र को सिर्फ चुनावी मशीन में तब्दील किया जा रहा है। अब लोकतंत्र को चुनाव जीतने और हारने की परिस्थितियों में तौला जा रहा है और इस देश की जनता को उस रोबोट में कन्वर्ट किया जा रहा है जहां इस बात का जिक्र वो अपने आप से कर ले, हाँ हमने तो वोट दिया था, हमने तो जिता दिया है और हमारी ही तो सत्ता है, और वो राजनीतिक सत्ता भी तमाम माध्यमों के जरिए इस बात का जिक्र करते रहे, हम ही तो हम हैं। तो क्या ये एक ऐसी परिस्थिति पहली बार इस देश के भीतर में आ गई है जहां संविधान द्वारा तैयार किया गया चेक एंड बैलेंस धीरे धीरे खत्म हो जाए? शायद ये सवाल है, और शायद संविधान के आइन में लोकतंत्र की परिभाषा यही है। किसी भी लोकतांत्रिक देश का अपना संविधान होता है, उस संविधान में दर्ज आर्टिकल्स जो होते हैं वह लोगों के लिए चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। इसीलिए एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, मीडिया हो, ये चेक एंड बैलेंस बनाते हैं। लेकिन आज की तारीख में आपको कोई भी चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आएगा। शायद इसीलिए किसान देश के अलग अलग हिस्सों से इस सर्द मौसम में दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं और सरकार अगर हेकड़ी से कहे आप हमको डेमोक्रेसी मत बताइए, तो फिर आप मान लीजिए डेमोक्रेसी वाकई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।